बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद जमाल निज़ामी। इस वक्त मुल्क में जिस किस्म के सियासी हालात चल रहे हैं, जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये मुल्क की तीनों बड़ी जमातों के बारे में इस किस्म की बातें की जा रही हैं कि आइंदा शायद ये इक़्तिदार में ना आ सकें। कुछ हलकों की तरफ से ये ख्याल किया जाता है कि शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए राह हमवार की जा रही है और आइंदा वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, या फिर आसिफ अली ज़रदारी जिस किस्म की जोड़ तोड़ कर रहे हैं, इससे बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगर वज़ीर-ए-आज़म ना भी बने तो आइंदा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए वो अपनी एक लॉबी शुरू कर सकते हैं और इस कतार में आ सकते हैं कि आइंदा वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं। ये अलग मौजू है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी में कोई अहलियत मौजूद है या नहीं है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के हलकों की तरफ से मुसलसल इस बात पर तशवीश का इजहार जारी है कि शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि इस वक्त तक अदालत से नाअहल हैं, वो आइंदा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकेंगे। अब यहाँ पर और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सबसे अहम सवाल ये है कि मुल्क की जो सियासी एक दिशा है, डायरेक्शन है, और मुल्क के जो सियासी मामलात हैं, इसी तरह जो मुल्क की तमाम सियासी जमातें हैं, इसमें से आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तमाशे को निकाल दें, क्योंकि माजी में भी इस तरह की कई किंग्स पार्टी आती रहीं। लेकिन असल सवाल ये है कि मुल्क में सियासत किस तरफ जा रही है और पाकिस्तान की सियासी जमातें जो कि इस वक्त मार्ज़ वजूद में हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक वो सियासी जमातें हैं, जैसे पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है और मुस्लिम लीग नून है, इनका आइंदा क्या किरदार होगा और ये इस वक्त तक किस पोजीशन में है। इस पर बड़ा ही आसान और हकीकी तजिया यही होगा कि पाकिस्तान में 1985 का जो एक सियासी ढांचा कायम किया गया था, ये सियासी ढांचा मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुका है। अब कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि 1985 का जो सियासी एक ढांचा कायम किया गया था, ये क्या था और इसके पसे पर्दा क्या महरक़ात थे और इसका बादज़ां आउटकम क्या हुआ। 1985 में फ़ौजी डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल हक़ की तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए गैर जमाती इंतखाबात करवाए गए थे। इन गैर जमाती इंतखाबात में वडेरों के अलावा 9 दौलतिये और सरमायादार भी शामिल हो गए थे, जो सियासत में आए और गैर जमाती इंतखाबात का फ़ायदा उठाकर वो इस अंदाज़ में सियासत में आए कि सियासत में कुछ ऐसे चेहरे नए आ गए और वो लोग भी सियासत में आ गए जिनको अवामी खिदमत से कोई सरोकार नहीं था, उन्हें आइन और कानून से कोई सरोकार नहीं था। यानी वो आइन और कानून से ना सिर्फ आशनाई नहीं रखते थे, बल्कि आइन और कानून की मजबूती के लिए उन्होंने ना तो कोई अपना किरदार अदा करना था और वक्त ने साबित किया कि उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात के नतीजा में जो पार्टी सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुई और जिसके बाद उस पार्टी के 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म भी मुंतखब हुए, तो वो मुस्लिम लीग नून थी। इस वक्त तक के हालात के मुताबिक 1985 के गैर जमाती इंतखाबात के नतीजा में जो एक सियासी ढांचा कायम किया गया था, वो मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुका है। इस सियासी ढांचे को ज़मीन बोस करने का क्रेडिट बड़ी हद तक तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को भी जाता है कि उन्होंने अवाम में असर नौ शऊर बेदार किया है और लोग सड़कों, पुलों और दीगर तरक्याती व तामीराती कामों के अलावा, मंसूबों के अलावा अपने हकूक़ मांगने लगे हैं। वो मुल्क में इंसाफ मांगते हैं और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। वैसे तो अवाम के जहनों में इस तरह के मुतालबात अरसा दराज से मौजूद थे। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक वाक़या रखते हैं कि जब लाहौर में मेट्रो बस का इफ्तिताह किया गया, तो उस वक़्त मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे और उन्होंने सहाफ़ियों के एक वफ़द के साथ इस बस में सफ़र किया। इस दौरान एक टीवी के मारूफ़ एंकर ने मुख्तलिफ़ मुसाफिर जो उस बस में सवार थे, उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए, उनके तासुरात लेने शुरू कर दिए। तो बस में सवार एक बुज़ुर्ग ने कहा कि ये प्रोजेक्ट तो अच्छा है, ये मंसूबा तो अच्छा है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमें सही मायनों में कोई सहूलत देनी है तो मुल्क में इंसाफ फराम किया जाए और आम आदमी के लिए भी इंसाफ को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। उस बुज़ुर्ग ने बताया कि वो इस बस के ज़रिए अदालत जा रहे हैं
और बस में उन्हें सहूलत मिल जाए लेकिन उन्हें इंसाफ ना मिले तो फिर वो इस मुल्क में कैसे हुकूमत से मुतमिन हो सकते हैं। गोया कि किसी भी हुकूमत ने मुल्क में इंसाफ के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, आम आदमी को सरकारी महकमों में इंसाफ देने के लिए, आम आदमी के मसाइल बहरान हल करने के लिए, आम आदमी को माशरे में तरक्की के मुसावी मौक़े देने के लिए और इसी तरह आम आदमी को गुर्बत बेरोज़गारी की चक्की से बाहर निकालने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासत पर तवज्जो दी। और वो अपनी सियासत पर भी इस अंदाज़ में तवज्जो देते रहे कि सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को गुमराह किया गया और बेवकूफ़ बनाया गया। जनरल ज़ियाउल हक मरहूम पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ मार्शल लॉ लगाकर इक़्तिदार में आए थे और वो 90 रोज़ के लिए इक़्तिदार में आए थे। उन्होंने नारा लगाया था कि वो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाएंगे, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जनरल ज़ियाउल हक जो 90 रोज़ के लिए आए वो 11 सालों तक इक़्तिदार पर काबिज़ रहे। और जनरल ज़ियाउल हक जब शहीद हो गए त्यारे हादसे में, तो उससे पहले उन्होंने 1985 के एक गैर जमाती इंतखाबात करवाए थे। और इस वक्त हम अपने मुल्क में जो सारा सियासी ढांचा देख रहे हैं वो 1985 के गैर जमाती इंतखाबात की पैदावार है। इन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की ताहयात चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी शिरकत नहीं की थी और उन्होंने पीपल्स पार्टी को इन इंतखाबात में शिरकत की बजाय इसका बाइकआउट किया था। बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने कहा था कि 1985 के गैर जमाती इंतखाबात के बाइकआउट का फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। इन गैर जमाती इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग नून सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी रही। गो के मुस्लिम लीग नून 1985 के इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून के टाइटल से मार्ज़ वजूद में आई, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासी उड़ान का सफ़र 1985 के इन्हीं गैर जमाती इंतखाबात से हुआ। और बाद जब मुस्लिम लीग नून को तश्कील दिया गया तो फिर इसमें ज़्यादातर वो सरमायादार और नौदौलती शामिल किए गए, सनतकार शामिल किए गए जिन्होंने मुस्लिम लीग नून में शामिल होने के बाद मुल्क की सियासत की तमाम सीमतों को तब्दील कर दिया और सियासत सिर्फ उन लोगों के घर की लौंडी बनकर रह गई जिनके पास पैसा था और पैसे की रेल पेल की सूरत में सियासत के अंदर हकीकी अवामी नुमाइंदों का फुकदान हो गया और मुल्क इस तरह के मसाइल का शिकार होने लगा। अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो सियासी जद्दोजहद है और उसके बाद तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, इसके बाद अब ये कहा जाना कि 1985 का तमाम तर सियासी ढांचा ज़मीन बोस हो चुका है, तो ये भी बिल्कुल तौर पर मुकम्मल तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये ढांचा अभी भी मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस तो नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये ढांचा ज़मीन बोस हो चुका है। इसके कुछ सतून बाकी हैं और ऐसे लगता है कि आइंदा चंद सालों में ये सतून भी मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो जाएंगे। इसकी वजह यह है कि एक तरफ इमरान खान नौजवान तबके को उठा रहे हैं, मिडिल क्लास तबके को उठा रहे हैं, वो उनकी बात करते हैं, वो बार बार उनका तज़किरा करते हैं और उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि इनके साथ नौजवान और मिडिल क्लास तबका हर हाल में इनका वोटर बना हुआ है। और इसका एक बहुत बड़ा पहलू ये भी है कि इस वक्त पंजाब में बेदारी आ चुकी है। पंजाब आबादी के लिहाज से मुल्क का 60% है और पंजाब के अंदर इस वक्त बेदारी इस सूरत में मौजूद है कि लोग हर हाल में ज़्यादातर अक्सरियत तहरीक इंसाफ के साथ है। और यही वजह है कि 1985 का जो सियासी ढांचा है वो ज़मीन बोस होने के बाद अपने आखिरी दमों पर है। और यही वजह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से एक नई पार्टी मार्ज़ वजूद में लाई गई है और इस पार्टी के पल्ले अब तक कुछ भी नहीं है। लोग इस पार्टी पर कान धरने को तैयार नहीं, इसके मंशूर पर वो कान धरने को तैयार नहीं। और ये वो हालात हैं, वो नकात हैं जिसने सबको परेशान कर रखा है। लिहाजा 1985 का सियासी ढांचा तो ज़मीन बोस हो चुका
और अब ये कहना भी बेजा नहीं कि पंजाब में बेदारी आ चुकी है और इस बेदारी की लहर आइंदा जब भी इंतखाबात हुए उसकी सूरत में सामने आएगी। लिहाजा ये समझना भी मुश्किल नहीं कि इस वक्त तमाम फ़रीक़ैन क्यों और किस वजह से इमरान खान के दर पर हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए जमाल निज़ामी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।